नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से आज आपको गलवान घाटी विवाद व भारत चीन संबंधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को चीन की साम्यवादी सरकार की स्थापना के तुरंत बाद भारत इस सरकार को मान्यता देने वाले चंद देशों में शामिल था, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य एक नवीन अध्याय की शुरुआत हुई। तो जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो उस दौरान जब दुनिया शीत युद्ध के काल में कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका का नेतृत्व और दूसरी तरफ सोवियत संघ, तो उस दौर में जब भारत द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी गई तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना कठिन क्षण भारत के लिए रहा होगा। लेकिन भारत ने एक प्रकार से गुटनिरपेक्ष नीति को ही, हालांकि गुटनिरपेक्ष नीति बाद में कागजों में आई, लेकिन सोच जो है वो नेहरू जी की शुरू से ही ऐसी थी कि भारत सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिए जाने के बावजूद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके लिए नेहरू जी की आलोचना भी हुई। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि भारत एक साथ पाकिस्तान व चीन 2 मोर्चों पे नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, भारत सैन्य बल में भी चीन की तुलना में उस समय काफ़ी कमज़ोर था। चीन व दूसरे देशों ने इसे गुटनिरपेक्ष नीति के तौर पे लिया, तो उन्होंने या दुनिया भर के देशों ने ये सोचा कि भारत आज तिब्बत के अधिग्रहण का विरोध नहीं कर रहा है या चीन की सरकार को मान्यता दे रहा है, तो इसका अर्थ सीधा सा यह है कि भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चल रहा है। तो भारत की तात्कालिक स्थिति भी इस प्रकार की थी जिसमें यह बैलेंस रखना आवश्यक था। अप्रैल 1954 को भारत व चीन के जो क्षेत्र है तिब्बत के मध्य व्यापार व आपसी संबंधों को लेकर के एक समझौता हुआ, एक वार्ता हुई, जिसे पंचशील समझौता कहा गया। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया है। बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 5 अनुशासन बताए गए थे, जिन्हें पंचशील, पंच का मतलब 5 और शील का अर्थ यहाँ पे है अनुशासन। तो 5 जो अनुशासन बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए थे, वही जो है नेहरू जी ने ये कोशिश की कि वही भारत की विदेश नीति में भी आए। और जब चीन के साथ तिब्बत को लेकर के हमारी वार्ता हुई तो आपसी संबंधों को लेकर के उन्हीं 5 बातों को यहाँ पे आधार बनाया गया। इस प्रकार दोनों के मध्य समझौता हुआ जिसमें ये 5 बातें बताएगी। जून 1954 में जब चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत यात्रा पर आए, तब 25 जून 1954 को दोनों देशों के मध्य पुनः एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें पारस्परिक संबंधों के संचालन के लिए पंचशील के समझौते को आधार मान लिया गया। तो पूर्व में जो समझौता हुआ था वह भारत व चीन का जो क्षेत्र था, अधिग्रहित क्षेत्र तिब्बत, उनके मध्य था। लेकिन जब चीनी प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए तो अब दोनों देशों के बीच जो संबंधों का संचालन है उसके लिए पंचशील के समझौते को ही आधार मान लिया गया। तो पंचशील को भारत ने अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनाया। अब क्या है वो पंचशील समझौता? सबसे पहली बात जो इसमें बताएगी, एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता को मान्यता देना। दूसरी बात, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के साथ में आक्रमण की स्थिति नहीं लाना। तीसरी बात, पारस्परिक हित का ध्यान रखना, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना। चौथी बात जो इसमें कहेगी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अहस्तक्षेप की नीति।
और पांचवी और अंतिम बात जो इसमें कहेगी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये भारत और चीन के संबंधों में एक माइलस्टोन हम इसे मान सकते हैं, जो इस तरफ आपको दिख रहा है। पंचशील प्रिंसिपल के रूप में इसको अपनाया गया। 28 अप्रैल 1954 की इस पे दिनांक लिखी गई है। म्यूचुअल जो है को एक्सिटेंस डिस्कस हुआ, दोनों के बीच में वार्ता हुई और उसके आधार पर ये 5 समझौते इसमें शामिल किए गए। तो ये है पंचशील समझौता, जो भारत चीन के बीच में भी कह सकते हैं आधार है, और इसके साथ साथ में भारत की विदेश नीति का भी एक प्रमुख अंग सदा से रहा है और अभी तक वो मौजूद है। अब इसके आगे देखते हैं हम सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में क्या सीमा विवाद है। पंचशील समझौते के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। विस्तारवादी सोच का धनी चीन इस समझौते के प्रति वफादार नहीं रहा। चीन 1958 से ही भारतीय सीमाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी उन्होंने। 1958 से लेकर के 1962 तक लगातार उनके द्वारा ये कह सकते हैं कि ये कार्य किया गया, और जिसका परिणाम अंततः है 1962 में भारत व चीन के मध्य युद्ध से हुआ। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई व चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। चीन अरुणाचल सहित पूरे सीमा क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे नेफा कहा जाता है, उस पर भी वो दावा करता है। पूरे सीमा क्षेत्र में लगातार समस्याएं खड़ी करता रहा है, वह अपनी ज़मीन होने का वो दावा करता रहा है। जबकि 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत मैकमोहन रेखा द्वारा भारत व चीन के मध्य सीमांकन किया हुआ था, लेकिन चीन इस समझौते को नहीं मानता। उसका कहना है कि मैकमोहन रेखा ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई थी, जिसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। तो वो उस रेखा को नहीं मानता है या मानने से इनकार करता है। भारत चीन संबंधों में सुधार लाने हेतु मोरारजी देसाई सरकार ने पहल की और तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने प्रयास किया कि सीमा संबंधी जो विवाद है उनका हल निकाला जाए, लेकिन सकारात्मक चर्चा से पूर्व ही चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण करने के कारण उन्हें अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर बिना किसी डिसीजन के ही वहाँ से वापस भारत लौटना पड़ा। तो ये पहली कोशिश थी 1962 के बाद में, और जिसमें भारतीय सफल नहीं हुए। इसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने 1988 में चीन की यात्रा की। वह 34 साल बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में चीन की यात्रा करने वाले नेता थे। इस यात्रा से चीनी नेता डेंग सियाओपेंग, जो कि वहाँ की सांस्कृतिक क्रांति के जनक माने जाते हैं, बहुत प्रसन्न हुए। वह उन्होंने राजीव गांधी को पंचशील समझौते की याद दिलाई और कोशिश की कि हम संबंधों में सुधार करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत चीन में सीमा विवाद हल करने हेतु संयुक्त कार्य दल गठन करने पर सहमति बनी। तो एक सहमति बनी, एक संयुक्त कार्य दल दोनों का बनेगा, और वो अभी तक चल रहा है। संयुक्त कार्य दल की लगातार बैठकें उसमें हो रही है। तो एक कह सकते हैं कि नई शुरुआत जो है वो राजीव गांधी ने करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। उसके बाद वाली सरकारें भी इस दिशा में सकारात्मक कोशिश करती रही, लेकिन आगे चलकर जब भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया तो फिर से रिश्तों में खटास आ गई, और तब से लेकर अब तक, अब चूँकि चीन जो है वो विस्तारवादी सोच का देश है, तो लगातार सीमा पर उसकी कोशिश रहती है भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की। तो दोनों के बीच में असहमति लगातार बनी हुई है। इसी बीच जो एक बहुत बड़ा एक विवाद रहा, डोकलाम विवाद, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय व चीनी सेना में जून 2017 को विवाद हो गया था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, देख सकते हैं आप नक्शे के अंदर कि डोकलाम की स्थिति कहाँ पे है। एक तरफ ये सिक्किम और भारत का हिस्सा, और दूसरी तरफ ऊपर आपको चाइना दिखाई दे रहा है, और ये भूटान। तो ये इन तीनों के बीच का एक जंक्शन बन रहा है, लेकिन
जो स्थिति थी जहाँ पे विवाद हो रहा था वो भूटान का ही, भूटान और चीन के बीच का हिस्सा था, जहाँ भूटान ने चीन का विरोध किया था। चीनी आर्मी वहाँ पे सड़क बना रही थी और भूटान चूँकि इतना सक्षम नहीं था कि वो चीन का विरोध कर सके, तो उसकी तरफ से भूटान व चीन के बीच में मैत्री संधि होने के कारण भारत ने वहाँ हस्तक्षेप किया था। तो भारत ने जब विरोध किया तो कुछ समय बाद, अब सितंबर 2017 में ब्रिक्स का सम्मेलन होना था और उसमें भारत व चीन दोनों ही महत्वपूर्ण सदस्य है। तो चीन को लगा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो सकती है, तो अगस्त 2017 में उस सम्मेलन से पूर्व ही चीनी सेना वहाँ से हट गई और डोकलाम का जो विवाद हुआ उसमें चीन को हम कह सकते हैं कि मुँह की खानी पड़ी। अब जो ताज़ा विवाद भारत और चीन के बीच में हुआ वो है गलवान घाटी विवाद, जून 2020। गलवान घाटी, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो गलवान जो है पूर्वी लद्दाख का एक क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत ही दुर्गम इलाका है, परंतु हम कह सकते हैं कि अगर हम युद्ध के दृष्टिकोण से देखें तो उसकी स्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। वो एक तरीके से मध्य एशिया में जाने के लिए एक मार्ग हम उसको बता सकते हैं। तो उसकी स्थिति महत्वपूर्ण होने के कारण चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि इस गलवान जो घाटी है उस पर उसका अधिकार हो जाए, और वर्तमान में उनके द्वारा यहाँ पे अपनी जो है सड़क बनाने का काम हो रहा था, अपने बेस कैंप वहाँ पे लगाने का काम हो रहा था, जिसका भारतीय आर्मी ने विरोध किया और दोनों के बीच में हिंसक झड़प हुई। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख व अक्साई चीन के बीच स्थित है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। इसका नामकरण गुलाम रसूल गलवान, जो कि एक कह सकते हैं कि ब्रिटेन का एक नौकर की तरह था, गलवान के द्वारा खोज करने के कारण गलवान घाटी हो गया। ये अति महत्वपूर्ण जगह है। 1962 युद्ध में भी लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र ये रहा था, लेकिन उस दौरान चीन को इस गलवान घाटी में कह सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो लद्दाख के रहने वाले लोग थे वो उनके सहयोग से व भारतीय सेना इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के कारण चीन को गलवान घाटी में यहाँ मात खानी पड़ी, और जिसका एक तरीके से उन्होंने बदला लेने के लिए ये कृत्य किया। 15 जून 2020 को भारत व चीनी सेना के मध्य यहाँ हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए व चीन की तरफ से भी कहते हैं कि बहुत बड़ा उनको भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वास्तविक आंकड़े सामने आए नहीं। उन्होंने बताया नहीं कि हमें कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद भारत द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया एवं भारतीय थल सेना व वायुसेना ने मिलकर के लद्दाख में एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास से ये स्पष्ट हो गया कि भारत अब डरने वाला नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह 1 इंच ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, व चीन उसे 1962 का भारत समझने की भूल नहीं करे। और इस दौरान अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल सहित दुनिया भर से भारत को समर्थन भी मिला और अंततः चीन को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। अब ये जो गलवान घाटी विवाद हुआ उससे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है वो इस प्रकार है। इस विवाद के बाद जो स्थितियां बनी वह जिस तरीके से भारत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया, साथ ही दुनिया भर से भारत को समर्थन मिलने से चीन इसमें पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बैकफुट पर आ गया। डोकलाम के बाद यहाँ भी उन्हें निर्माण कार्य बंद करके पीछे हटना पड़ा व उसकी किरकिरी हुई। मेरे अनुसार इस विवाद के बाद भारत के लिए कुछ सकारात्मक बातें सामने आई है, जो इस प्रकार है। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत हुई है। चीन जैसी महाशक्ति को भारत की सैन्य ताकत व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देखकर पीछे हटना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। इससे भारत की छवि एक निडर राष्ट्र के तौर पर और मजबूत हुई है। दूसरा, चीन को सबक इससे निश्चित ही मिला है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण लगातार सीमा पर विवाद करता रहा है। इस घटना का वैश्विक प्रचार होने से उसकी छवि धूमिल हुई है, जिसका नुकसान
उसे आर्थिक क्षेत्र में भी उठाना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के उसके सभी पड़ोसियों से सीमा संबंधित विवाद चल रहे हैं। तो एक प्रकार से दुनिया भर में चीन की विस्तारवादी जो नीति है उसे दुष्परिणाम धीरे धीरे भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात जो इससे निकल कर सामने आती है वह है पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश। पाकिस्तान जैसे देश जो कभी अमेरिका व कभी चीन के सहारे भारत से भिड़ने की मंशा रखते हैं, उनके लिए ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है। उन्हें मालूम हो गया है कि भारत जब चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र से मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, जिसके पास विश्व स्तरीय सेना है, वह भारत ने स्वयं को इतना सक्षम कर लिया है, तो पाकिस्तान जैसा देश या पाकिस्तान आर्मी भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश इससे गया। चौथी बात जो इससे निकल कर के सामने आती है वो है भारत एशिया में चीन से प्रताड़ित राष्ट्रों के लिए उम्मीद बनकर उभरा है। जैसा मैंने कहा, चीन अपनी नीति के कारण सभी पड़ोसियों को परेशान करता रहा है, तो भारत द्वारा जब इसको डोकलाम व गलवान घाटी में करारा जवाब दिया गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा, तो इससे उन राष्ट्रों के लिए भी भारत एक उम्मीद बनकर उभरा है। उन्हें लगा है कि एशिया में एक और ताकत है जो चीन का मुकाबला कर सकती है। चीन यहाँ का कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा नहीं है। तो इस प्रकार भारत व चीन के संबंधों की बात करें तो भले ही गलवान घाटी विवाद हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच में संबंध आज भी उतने ज़्यादा खराब नहीं है जिससे कि युद्ध की स्थिति बन जाए, क्योंकि दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं और आज परमाणु बमों के कारण हम कह सकते हैं कि एक शक्ति संतुलन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आमने सामने की युद्ध की स्थिति शायद ही कभी बने। लेकिन चीन सीमा पर लगातार ऐसी हरकतें करता रहा है जिसके कारण भारत को व अन्य पड़ोसियों को परेशानी होती रही है। इस घटना के बाद में हम ये समझते हैं कि चीन इससे सबक लेगा व अपनी नीति में कुछ परिवर्तन अवश्य करेगा। धन्यवाद।